वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में एक बड़ा ही दमदार संवाद है। सही और गलत में चुनना तो आसान है, पर किसी गलत और बहुत गलत में चुनना बहुत मुश्किल। यही बात कर्नाटका कांग्रेस के लिए भी लागू होती है। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे ये बताऊंगा कि क्यों डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की तुलना में बेहतर विकल्प होंगे और क्यों सिद्धारमैया को सीएम बनाना केवल कर्नाटका के लिए ही नहीं अपितु कांग्रेस के लिए भी प्रलंबकारी होगा। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कर्नाटका में वही हो रहा है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018 में हुआ था। यहां दो महत्वपूर्ण नेताओं के बीच में द्वंद्व है कि किसका दावा सीएम पद के लिए अधिक सशक्त है। दोनों ही कुशल प्रशासक नहीं हैं, परंतु अंतर उतना ही है जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रशासनिक व्यवस्था में। वो कैसे? एक और है डीके शिव कुमार। यही वे व्यक्ति थे जिन्होंने हारी हुई बाजी को पलटते हुए 2018 में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया था। इनको यूं ही रिजॉर्ट किंग नहीं कहा जाता। इन्होंने अपनी तिकड़मबाजी से लगभग एक वर्ष तक कर्नाटक में यूपीए का शासन विद्यमान रखा। साम दाम दंड भेद की नीति का इनसे बढ़िया अनुसरण शायद ही कोई कर सकता है। इसके अतिरिक्त इनके साथ एक और गुण है जिस पर कम ही लोग विश्वास कर पाएंगे। जितना ही ये क्षेत्रवाद के धुरी है, उतना ही ये सनातन धर्म के प्रति भी आ सकते हैं। यूं ही नहीं, इन्होंने कनकपुरा क्षेत्र से भारी बहुमत से अपना चुनाव जीता था। परंतु डीके शिव कुमार के साथ दो समस्याएं हैं। एक तो उन पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगे हैं जिस पर राज्य प्रशासन से लेकर ईडी तक का दबाव बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा कोई और नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक के कद्दावर नेता सिद्धारमैया है। वो कैसे? प्रशांत पुजारी का नाम सुना है आपने? अगर नहीं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हमारे सिस्टम की बनावट ही ऐसी है कि ऐसे नाम जानबूझकर सामने नहीं आने दिए जाते। जब 2015 में गौमांस के पीछे मोहम्मद अखलाक के मारे जाने की खबरें सामने आ रही थी तो सारा मीडिया सनातन समाज को असहिष्णु सिद्ध करने पर तुला हुआ था और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार भी इन अराजकतावादियों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रही थी। इसी बीच कर्नाटक में एक फूल विक्रेता प्रशांत पुजारी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। उसका अपराध गौ रक्षा के लिए वह कुछ इस्लामिस्टों से भिड़ गया था। आज तो कई लोगों को स्मरण भी नहीं होगा कि प्रशांत पुजारी आखिर था कौन। तो उसका सिद्धारमैया से क्या लेना देना? असल में ये सब तभी हुआ था जब सिद्धारमैया शासन में था। तुष्टीकरण के मामले में यह व्यक्ति ममता बनर्जी और अशोक गहलोत को भी पीछे छोड़ दे। इसी प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए टीएफआई के संस्थापक अतुल मिश्रा ने ट्वीट किया, औरों का पता नहीं परंतु सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने से काफी कुछ बिगड़ जाएगा। आतंकियों को कोई धर्म हो ना हो, जेल के कैदियों का इनके लिए अवश्य है। स्वतंत्र कराने के मामले में टीपू जैसा आक्रांता फिर से एक आइकन बन जाएगा। हिंदू का जीवन फिर से सस्ता हो जाएगा। उत्तर भारतीयों के लिए जीवन नारकीय बन सकता है और तो और हिंदू मंदिरों की ओर से स्कूलों के दान पर भी लगाम लग जाएगी। संक्षेप में कहें तो सिद्धारमैया के आते ही हिंदुओं के विरुद्ध वो अत्याचार प्रारंभ होंगे जो शायद ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए पर्याप्त हो। और अभी तो हमने इनके हिंदी विरोध की बात भी नहीं प्रारंभ की है। परंतु सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने से वो भी हो सकता है जो कांग्रेस इस समय ना चाहती है और ना ही अफोर्ड कर सकती है। अंतर कल है भाई, ना डीके शिव कुमार सचिन पायलट है जो बस इधर उधर भागते रहेंगे, और ना ही सिद्धारमैया अशोक गहलोत या भूपेश बघेल है जो कैसे भी करके अपनी सत्ता कायम रखेंगे। अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया तो आने वाले समय में कर्नाटका का भी वही हाल हो सकता है जो पहले मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र का हुआ। ऐसे में डीके शिव कुमार जैसे भी हों, परंतु सिद्धारमैया जितने निकृष्ट और अवसरवादी नहीं है। विश्वास नहीं होता तो कृपया इन तथ्यों पर ध्यान दीजिए जो कांग्रेस द्वारा कर्नाटका चुनाव जीतने के तुरंत बाद प्रारंभ हुआ है। कहीं पीएफआई के झंडे लहराए गए तो कहीं न्याय की विजय के नाम पर पाकिस्तान की जय जयकार करते हुए मंदिरों के समक्ष पटाखे फोड़े गए। यह इस बात का सूचक है कि सिद्धारमैया के सीएम बनने के बाद कर्नाटका का भविष्य क्या हो सकता है। मेरे कन्नड़ा भाइयों बहनों के लिए सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि जिस कन्नड़ा गौरव के लिए ये दिन रात एक किए थे, एक समय तो शायद सिद्धारमैया की कृपा से वो गौरव भी ना बचे।